हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, इंडिया एंड यूरोपियन colonialism. Okay, so in the previous lesson we learned about the European colonialism and its impact on world history. In this lesson we are going to learn about the spread of colonialism in India and its impact. तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 2, यूरोपियन colonialism, उसमें हमने पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा कि यूरोपियंस कैसी सारी जगह गए थे। वो अमेरिका गए थे, एशिया गए थे, अफ्रीका गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ही गए थे और उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी और उन लोगों को रूल किया था। ठीक है, हमने सबका एक साथ पढ़ा वर्ल्ड का। बट हम लोग ये चैप्टर में विच इज चैप्टर नंबर 3, इंडिया एंड यूरोपियन colonialism, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही पढ़ने वाले हैं कि यूरोपियंस कैसे इंडिया में आए थे, उन लोगों ने कैसे इंडिया को रूल किया था और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ा था यूरोपियंस का इंडिया में आने का। ओके, सो 3.1 पोर्चुगीज से शुरू करेंगे हम लोग। ओके, सो पोर्चुगीज वास्को द गामा पोर्चुगीज सीफेरर रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट कोझिकोड इन 1498। तो सीफेरर मतलब क्या होता है? देखो, जो भी सी रूट्स को फॉलो करके ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? सीफेरर। ओके, और पोर्ट यानी कि समुद्री किनारे। ओके, जहाँ पे शिप्स लोड या अनलोड होती है, समुद्री किनारे को क्या बोलते हैं? पोर्ट। तो वास्को द गामा एक पोर्चुगीज ट्रेवलर था जो कैलिकट में आकर रुका था ईयर 1498 में। ओके, once landed on the Indian coast, the Portuguese did not take a long to establish themselves in India. तो एक बार जब पोर्चुगीज वालों के कदम पड़ गए थे इंडिया में तो उन लोगों ने ज्यादा वक्त नहीं लिया यहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से स्टैब्लिश करने को, क्योंकि उनके पास पावर था, इसीलिए उनके पास सारी चीजें उनके लिए बहुत आसान हो रही थी। उनके पास बहुत पावरफुल था, सारी चीजें बहुत ही उन लोगों ने जल्दी जल्दी में कर लिया क्योंकि उनके पास सब कुछ था जो एक कॉलोनी बनाने के लिए रिक्वायर्ड था। ओके, by the beginning of 16th century, Portuguese had brought a considerable portion of the Indian coast under their control. तो 16th सेंचुरी की शुरुआत में ही पोर्चुगीज के पास बहुत ही अच्छा खासा इंडियन कोस्ट का पोर्शन आ गया था उनके अंडर में। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा, यानी कि बहुत ही ज्यादा उन लोगों के पास इंडियन कोस्ट का किसके पास था? वो पोर्चुगीज वालों के अंडर में था। ओके, वहां पे कौन रूल करता था? पोर्चुगीज वाले। ओके, सो द पोर्चुगीज टुक एडवांटेज ऑफ दिस strained रिलेशन अमंग द वेरियस रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे उन लोगों के आपस में ही बहुत खराब रिलेशनशिप्स थे। ओके, और इसी का क्या फायदा उठाया पोर्चुगीज वालों ने? क्या किया? उन लोगों को आपस में ही लड़ाता था और जो साइड से हो जाता था उन लोग अपना फायदा निकाल लेते थे। ओके, वो आपस में लड़े, पीछे से जो भी फायदा रहा वो कौन लेके जा रहा है? पोर्चुगीज वाले। सो दे एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड बिल्ड फोर्ट्स for their protection and use them to protect their colonies from external attacks and to reinforce them continuously with supplies by using sea waves. तो देखो, पोर्चुगीज ने वेस्ट कोस्ट में अपना कॉलोनी बनाया और उन लोगों ने फोर्ट्स भी बिल्ड किए। उन लोगों ने फोर्ट्स क्यों बनाए थे? ताकि जो भी उन लोगों पे अटैक हो वो वहां रहकर उससे प्रोटेक्शन में उन लोग रह सके, अपनी आपको वो लोग प्रोटेक्ट कर सके। और उन लोगों का एक और रीजन था कि वो लोग जो भी सारी चीजें होती थी, जो भी वॉर वगैरह के लिए चाहिए थे, वो लोग अपने पास पहले से ही अपने फोर्ट्स में रखते थे। ओके, So the Portuguese naval force was very strong. पोर्चुगीज का जो नेवल फोर्स था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। They used to launch sudden attacks on their enemies' territory from the sea and wreck it completely. तो वो लोग सी से अपने एनिमीज की टेरिटरी पे अटैक करके पूरी तरह से उसको तबाह कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। ठीक है, रैक मतलब होता है कि पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देना। द इंडियन लोकल रूलर्स कुड नॉट मैच द पोर्चुगीज इन देयर वॉर टैक्टिक्स। तो जो पोर्चुगीज वालों की वॉर की टेक्निक्स थी उन लोगों बहुत एडवांस लेवल पे थे और जो इंडियन रूलर्स थे वो उन लोगों को मैच नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोगों के पास नेवल फोर्स इतना स्ट्रांग है, पावर है, पैसा है, वो लोग हर जगह अपना पैसा डालते थे और उनको बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्निक्स मिल जाती थी। ओके, Later, when they established their firm control of the Indian Ocean, it became necessary for the Indian rulers to get a license cartas from them for sailing on the Indian Ocean. तो देखो, जब पोर्चुगीज ने अपने आप को एकदम अच्छे से एकदम स्ट्रांगली यहाँ पर अपने इंडियन कोस्ट में स्टैब्लिश कर लिया था खुद को, तो उन लोगों ने एक और नई चीज निकाली। वो क्या थी कि अब जो भी अपनी शिप लेकर जाएगा इंडियन कोस्ट में उसको पोर्चुगीज वाले से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस का नाम क्या था? यस, कारताज। ओके, तो कारताज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पोर्चुगीज से लाइसेंस लेना, और इसके बिना बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं था कि कोई अपनी शिप चलाए। ठीक है, इंडियन कोस्ट में। If the local rulers dared to set out on the sea without a Portuguese license, the ship were either sink or seized by the force. तो अगर इंडियन रूलर्स ऐसी हिम्मत करते थे कि चलो हम ले जाते हैं अपनी शिप, तो क्या करते थे पोर्चुगीज वाले? या तो उनकी शिप को क्या कर लेते थे? लूट लेते थे, सीज कर लेते थे, या फिर डुबा देते थे। ओके,
The Portuguese had become so powerful that even the mighty Mughals and the sultans in the south had to buy a license from them. तो मुगल्स और सुल्तान को भी पोर्चुगीज वालों से लेना पड़ता था लाइसेंस. ऐसा नहीं है कि उन लोगों को छोड़ देते थे, नहीं, हर किसी को जिसको भी अपनी बोट लेकर आनी है, अपनी शिप लेकर आनी है इंडियन कोस्ट में, उसको कारताज लेना ही पड़ेगा, या फिर वो मुगल हो या कॉमन मैन हो या सुल्तान हो. बट 1608 द पोर्चुगीज had their colony on the western coast ऑफ इंडिया एट, देखो, दीव में, दामन, चौल, गोवा इंक्लूडेड, शशि एंड बरदेश, यहाँ सारी जगह पे किसका कॉलोनी था? ये पोर्चुगीज वालों का. ओके, हरनोवर, गंगोली, मसरूर, मैंगलोर, कन्नूर, कोडुलगर, ओके, कोची एंड कोलम. सिमिलरली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट दे हैड ट्रेडर कॉलोनीज एट. अब देखो, ये सारी कॉलोनीज तो थी ऐसी, लेकिन ये जो लोग जहाँ पे ट्रेड करते थे वो ये सारी कॉलोनी थी. नागापट्टिनम, माइलापुरे and Hooghly in Bengal. This stretch from Portuguese Empire had its capital at Goa. तो इतनी सारी कॉलोनीज किसकी थी? ये सारी पोर्चुगीज की थी, और इन लोगों का कैपिटल कहाँ पे था? पोर्चुगीज एम्पायर का गोवा में था. ओके, द पोर्चुगीज कॉलोनी हैड स्प्रेड फ्रॉम केप ऑफ गुड होप टू मकाओ इन चाइना. तो पोर्चुगीज की कॉलोनी केप ऑफ गुड से लेकर मकाओ इन चाइना तक की थी. ओके, और ये जितने भी स्टेट, जितने भी एरियाज आते थे केप ऑफ गुड होप और मकाओ तक के, इन सबको क्या बोला जाता था? स्टेट ऑफ द इंडिया, यानी कि पोर्चुगीज वालों का स्टेट. देयर वर सेवरल ऑफिस होल्डर्स अपॉइंटेड बाय द पोर्चुगीज किंग. और पोर्चुगीज किंग ने बहुत से ऑफिस होल्डर्स को भी अपॉइंट किया था, और उसने वाइस रॉय को भी अपॉइंट किया था, और जनरल ऑफ द आर्मी को भी अपॉइंट किया था. कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए. ये सारी लोगों की पोजीशन कितने सालों के लिए थी? 3 सालों के लिए इन सबको अपॉइंट किया गया था. किसको? ये वाइस रॉय को, और जनरल ऑफ द आर्मी को, और ये ऑफिस होल्डर्स को. ओके, सो देयर यूज्ड टू बी एन एडवाइजरी बोर्ड टू असिस्ट द वाइस रॉय. तो इसी के साथ साथ वाइस रॉय को हेल्प करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि होता है कि कैसे मैनेज करे सारी चीजें. ठीक है, मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? एडवाइजरी बोर्ड. तो इस चीज में हेल्प करने के लिए वाइस रॉय को और भी लोगों को दिया गया था. कौन कौन थे इसमें? आर्च बिशप ऑफ गोवा. तो आर्च बिशप कौन होते? देखो, जैसे कि हिंदुइज्म में पंडित होते और मुस्लिम्स में मौलाना होते, वैसे क्रिश्चियनिटी में कौन होते? प्रीस्ट होते. तो गोवा के जो प्रीस्ट थे उनको बुलाया गया था कि क्या करो तुम, ये वाइसरॉय को तुम हेल्प करो इनकी. और इसी के साथ साथ जज थे वहां पे. ओके, इंचार्ज थे कंपनी के, एंड अ फ्यू एरिस्टोक्रेट्स फ्रॉम पोर्चुगल. और बहुत कुछ हाई क्लास के लोग थे जिन लोगों की समाज में बहुत इज्जत थी, उन लोगों को भी बुलाया गया था कि तुम सब मिलकर क्या करो? वाइस रॉय की हेल्प करो कि ये सारी सोसाइटीज को, ये सारी कॉलोनीज को कैसे मैनेज करना है. वाइस रॉय यूज्ड टू बी द प्रिसाइडिंग हेड ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. तो इस चीज का हेड जो था वो कौन था? हेड मतलब कि इंचार्ज. यहाँ का इंचार्ज कौन था? वाइस रॉय ही था. ओके, इन द अर्लियर हाफ ऑफ द 17th century 5 ships used to arrive every year in the Indian ports. तो पोर्चुगीज वालों की हर साल 5 शिप आती थी इंडियन पोर्ट्स पे, और ये शिप भरी होती थी. किस चीज से? पूरी लोडेड होती थी ये शिप्स, पूरे मटेरियल से, जो भी उन लोगों की यूजफुल मटेरियल्स थे, यानी कि कैनन से ये शिप्स पूरी लोड होकर आती थी. और हर ईयर कितनी आती थी? 5 शिप आती थी. ओके, इंडियन पोर्ट्स पे. सो द पोर्चुगीज हैड शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज एट गोवा, दीव एंड दमन. तो पोर्चुगीज वालों के पास शिप बनाने की भी टेक्निक्स और फैसिलिटीज अवेलेबल थी. कहाँ कहाँ पर? गोवा में, दीव में एंड दमन में. ओके, ड्यूरेबल टीक वुड ऑफ बेस्ट क्वालिटी असेंशियल फॉर बिल्डिंग शिप्स वाज अवेलेबल इन दिस रीजन. तो देखो, ड्यूरेबल टीक वुड यानी कि एकदम बेस्ट क्वालिटी का लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग वुड्स यहाँ पर अवेलेबल था. कहाँ पर? गोवा में, दीव में एंड दमन में, ताकि वो लोग अपने शिप्स कैसे बना सकते हैं? एकदम स्ट्रॉन्ग. ओके, The Portuguese used to deploy seamen from Portugal to India. तो पोर्चुगीज अपने सीमैन भेजते थे इंडिया में. In those times, Indian rulers did not maintain a naval force. Therefore, Indian rulers found it difficult to fight the strong naval forces of the Portuguese. और उस टाइम पे देखो, बहुत पहले का टाइम था, वहां पर इंडियंस ने अब तक अपनी नेवल फोर्स रेडी ही नहीं की थी. अभी तक उन लोगों के पास नेवल फोर्स था ही नहीं. और ऑन दी अदर हैंड पोर्चुगीज के पास इतने ज़्यादा आर्मी है, इतना स्ट्रांग है वो लोग, तो इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि पोर्चुगीज के अगेंस्ट वो लोग रुक सके और फाइट कर सके. ओनली वन एक्सेप्शन वॉज दैट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, who had built his own navy. देखो, इंडिया में किसी ने अब तक नेवल फोर्स बनाया ही नहीं था, बट
सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास नेवी थी, उनकी खुद की। ओके, सो द डच एंड द ब्रिटिश डिफीटेड द पोर्चुगीज नेवल फोर्स इन द 17th सेंचुरी इन द सी बैटल। लेकिन देखो पोर्चुगीज की आर्मी और पोर्चुगीज का नेवल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी डच और ब्रिटिशर्स ने मिलकर पोर्चुगीज को 17th सेंचुरी में सी बैटल में हरा दिया था। द पोर्चुगीज प्रोहिबिटेड द बिल्डिंग ऑफ एनी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एक्सेप्ट चर्चेस इन द इंडियन प्रोविंसेस अंडर देयर रूल। तो देखो पोर्चुगीज ने हर तरह का कोई भी रिलीजियस प्लेस बनाने से एकदम रोक लगा दी थी। जो भी बनाएगा उसको क्या होएगा, सजा मिलती थी, क्योंकि उसको पनिश किया जाता था। इंडिया में अब क्या था, जब पोर्चुगीज का रूल था तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चर्च बन सकता है, चर्च के सिवा कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं बन सकती है। दे ऑल्सो प्रोहिबिटेड सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शंस। उन लोगों ने किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने पर भी रोक लगा दी थी, और वेडिंग को भी एकदम सिंपल वेडिंग करो, कुछ फंक्शंस नहीं होना चाहिए। द पोर्चुगीज रूलर हैड ट्राइड टू सप्रेस द लोकल लैंग्वेज। और पोर्चुगीज वालों ने इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज पे भी रोक लगाने की कोशिश की कि तुम लोग ये नहीं बोलोगे जो पोर्चुगीज हम बोलते हैं वही तुमको भी बोलना पड़ेगा, तुम्हारी लोकल लैंग्वेज बकवास है, ऐसा उन लोगों ने बोलने की कोशिश की थी, मगर इवेंचुअली ये हुआ नहीं था। पीपल वर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट विद द इंटेंशन टू अट्रैक्ट देमसेल्फ टू क्रिश्चियनिटी। ओके, तो लोगों को ऑफर देते थे, उनको लालच देते थे कि तुम ये करो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुमको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तुमको ये पोजीशन देंगे, तुमको ये काम देंगे, तुमको इतना लैंड दे देंगे। ऐसे करके वो लोग अपनी तरफ, अपनी क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो लोकल थे इंडिया के। इन द बिगनिंग ऑफ देयर रूल दे मेड गोवा अ फ्री पॉइंट। ठीक है, फ्री पॉइंट यानी कि वहाँ पे उस पॉइंट पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं था, फ्री ऑफ टैक्स था। दैट रिजल्टेड इन अट्रैक्टिंग ट्रेडर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू गोवा। अब देखो उन लोगों ने शुरू में क्या किया था, पोर्चुगीज वालों ने, कि गोवा को क्या बोल दिया था कि फ्री पोर्ट है, यहाँ पे तुमको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और इसी वजह से बहुत से दूसरी कंट्रीज के ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगा गोवा कि यहाँ पर तो हमारा काम और सस्ते में हो जाएगा, और सब लोग वहाँ पर आने लगे। सो हमने 3.1 पोर्चुगीज तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे 3.2 ब्रिटिश। The British established East India Company on 31st December 16th century. Queen Elizabeth granted permission to the company to trade in the eastern countries. तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 31 दिसंबर 1600 में। ओके, और क्वीन एलिजाबेथ ने उन लोगों को क्या बोल दिया था कि तुमको मैं परमिशन देती हूँ, तुमको पूरा अधिकार है कि जाओ और अपना ट्रेड और बढ़ाओ, अपना ट्रेड और बूस्ट करो, और जाके ईस्टर्न कंट्रीज में भी अपना ट्रेड शुरू कर दो। In the beginning of the East India Company, operations were limited to send their cargoes to the eastern countries. ठीक है, जब ईस्टर्न इंडिया कंपनी शुरू में बनी थी तो उन लोगों पे एक लिमिट थी कि तुम लोग अपने कार्गोज यानी कि अपने शिप से सामान कहाँ तक ले जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न कंट्री तक, और वहीं पर तुम लोग अपना ब्रिटिश गुड बेचो और वहाँ से स्पाइसेस खरीदो, यानी कि वहाँ से मसाले खरीदो, और जो भी पैसे बचेंगे वो कहाँ लाना है, अपने घर पे लाना है, यानी कि अपने होम कंट्री में लाना है। टू सेल द स्पाइसेस इन इंग्लैंड एंड अर्न प्रॉफिट्स। अब वो लोगों ने जो ईस्टर्न कंट्रीज से मसाले खरीदे उसको क्या करते थे, स्पाइसेस को इंग्लैंड में बेच देते थे और प्रॉफिट कमाते थे ऐसे। द सेल पोर्ट्स ऑफ दोज days needed to plan their forward and backward voyages in specific period of the year. तो उस टाइम पे के जो सेल बोट्स होते हैं, आप लोगों को सेल बोट्स का पिक्चर आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। जो उस टाइम पे सेल बोट्स होते थे तो उसको बहुत ही अच्छे से प्लान करना पड़ता था कि कब कौन सी तरफ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें कैसे बेस्ड होती थी, मौसम के हिसाब से। ओके, ऐसे ही नहीं था कि लोग बोलते थे चलो थोड़ा चिल करके आते हैं दूसरी कंट्री से और निकल जाते थे, नहीं, उन लोगों को पूरा बहुत ही ज़्यादा प्लान करना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। टू कैरी आउट ट्रेड ट्रांजेक्शंस वॉज मोर ट्रेडिशियस। ओके, तो वहाँ से सामान खरीदना, वहाँ पर जाकर बेचना, ये सब बहुत ही एक ना लंबा चौड़ा सा प्रोसेस था, बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला प्रोसेस था। अंडर सच सर्कमस्टेंस द ब्रिटिश वर इन नीड अ परमानेंट प्लेस टू बिल्ड वेयरहाउस टू स्टोर द गुड्स ब्रॉट एट लो प्राइजेस। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अरे इतना कौन करेगा। अब उन लोगों को क्या था कि हम लोगों को एक वेयर हाउस यानी कि एक स्टोर रूम ढूंढना है, ऐसे स्टोर रूम बनाना है ऐसी जगह पे जहाँ पर हम लोग अपना गुड्स स्टोर कर सके जो हम लोगों ने सस्ते में खरीदा है, उसको हम लोग वहाँ पर आराम से रख सके और आगे चलकर उसको महंगे में बेचे, ऐसे ब्रिटिशर्स ने सोच लिया था। The British boats used to sail from England during the month of December to April. तो देखो इंग्लैंड से बोट निकल जाती थी ब्रिटिशर्स की कब, दिसंबर से लेके अप्रैल के बीच में, और लौट कर कब जाती थी, जनवरी में।
ओके। जब उन लोगों का पूरा ट्रेड हो जाता था, वो लोग दिसंबर में आते थे, दिसंबर से अप्रैल के बीच में आते थे, और जब पूरा ट्रेड इंडिया में हो जाता था तो जनवरी में वापस अपनी कंट्री में चले जाते थे। और इस वजह से उन लोगों को इंडिया में कितना 9 से लेके 13 मंथ तक उन लोगों को इंडिया में रहना पड़ता था। Hence the company decide to build their factories, a place where goods are brought, stored and sold in India. तो अब कंपनी ने क्या डिसाइड कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि हम लोग यहाँ पर ही अपना एक ऐसे प्लेस बना लेंगे, ऐसी फैक्ट्री बना लेंगे जहाँ पर हम लोग अपना गुड्स खरीद भी सके, वहाँ पर हम लोग स्टोर करके उसको रख भी सके और बाद में उससे महंगे में बेच दे। और वो जो स्टाफ थे वहाँ के, उसको क्या बोला जाता था, फैक्टर्स। ओके, उस कंपनी के स्टाफ को क्या बोला जाता था, फैक्टर्स। In 1623, the British government under the civil and military law granted the company an authority to adopting punitive measures for the erring staff. तो देखो, इन 1623 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को क्या बोल दिया कि हम तुमको पूरी परमिशन दे रहे कि जो भी है, जो भी ऐसे स्टाफ है जो लोग खराब काम करते तुम उसको पनिश कर सकते। प्यूरिटिव मतलब कि तुम उसको पनिश कर सकते, ऐसे गवर्नमेंट ने बोल दिया था कंपनी को। ओके, The company was also given the right of monopoly to trade in the eastern countries. और द ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली भी था। मोनोपोली क्या था, मतलब कि सिंगल सेलर, सिर्फ और सिर्फ वो ही सेल कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ओके, उसके अलावा कोई भी नहीं सेल कर सकता है। चार्ल्स सेकेंड, द किंग ऑफ इंग्लैंड, इशूड अ चार्टर अलाउिंग अ कंपनी टू बिल्ड फोर्ट्स इन इंडिया। और चार्ल्स टू ने एक ब्रिटिशर्स को लेटर भेजा कि हम तुमको अलाउ करें कि तुम अपने फोर्ट्स जो है वो इंडिया में भी बना सकते हो, ताकि उन लोगों की आर्मी मेंटेन रहे चार्ल्स की, और ट्रीटीज विद नॉन क्रिश्चियंस, यानी कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं इंडिया में, उन लोगों को वो लोग कैसे ना कैसे क्रिश्चियंस बनाते। ये सोच के चार्ल्स टू ने क्या बोला कि इंग्लैंड वालों, हम लोग तुम लोगों को बोल रहे हैं कि तुम अपनी फैक्ट्री यहाँ पे बना लो, और तुमको क्या करना, हमको प्रोटेक्ट करना, हमारी आर्मी मेंटेन रखनी, और जो भी नॉन क्रिश्चियंस है उन लोगों को तुमको फोर्सफुली या कैसे भी लालच दे के या मना कर या प्यार से कैसे ना कैसे तुमको क्या करना है, उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना है। इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द कंपनी ऑपरेटेड फ्रॉम सूरत एंड मद्रास। ठीक है, तो 17th सेंचुरी में ब्रिटिश के ही कंट्रोल में सूरत और मद्रास भी था। द ईस्टर्न कोस्ट, ओडिशा, बंगाल और अदर ईस्टर्न कंट्रीज भी किसके पास थी, कंपनी के ही कंट्रोल में थी। और फैक्ट्रीज जो थी, राजापुर इन महाराष्ट्र, पोर्ट सिटी ऑफ मोका इन द रेड सी, बसरा इन दी पर्शियन गल्फ, ये सब भी किसके पास था, ये सब सूरत सेंटर के कंट्रोल में था। ओके, द सूरत फैक्ट्री स्टाफ कंप्राइज एज एन अकाउंटेंट। तो देखो, सूरत के जो स्टाफ थे, सूरत फैक्ट्री के जो स्टाफ थे, उनको ही हायर किया था एज एन अकाउंटेंट, इंचार्ज भी उनके ही स्टाफ में से था, और ट्रेजर और क्लर्क्स एंड फैक्टर्स भी वहीं के स्टाफ से लिए गए थे। ओके, इन एडिशनल देयर वाज अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, और वहाँ पर देखो क्रिश्चियन प्रीस्ट भी था ताकि रिलीजियस एक्टिविटी भी होते रहे। ओके, और सर्जन एंड हिज असिस्टेंट, वहाँ पर सर्जन भी था, मेडिकल के लिए भी सारी फैसिलिटीज थी, और कुक्स थे, कंपनी प्रेसिडेंट्स, पर्सनल सर्वेंट्स एंड अ ट्रम्पेट ब्लोअर। ओके, सो जो प्रेसिडेंट था यानी कि जो लीडर था कंपनी का, उसके पर्सनल सर्वेंट्स भी थे, और ट्रम्पेट ब्लोअर यानी कि देखो शादी वगैरह में जो बजता है वही। ओके, वो भी वहाँ पर था, यानी कि सबका सब पूरा बंदोबस्त था वहाँ पर। द ब्रिटिश सिटीजन्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड इन दी फैक्ट्रीज। तो देखो, ऐसे नहीं है कि ब्रिटिशर्स को वो लोग एकदम अच्छे लेवल पे ही रख रहे थे, ब्रिटिशर्स भी बहुत सारे थे जो इस फैक्ट्री में एम्प्लॉय थे। ओके, वो लोग कौन कौन थे, ब्रिटिशर्स अपेरेंटाइज, यानी कि जो नए लोग काम सीखने आते हैं ना, देखो उन लोगों को थोड़े से पैसे दिए जाते हैं और उसके बजाय उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, बाकी उन लोग बाद में एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं जैसे अदर एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं वैसे। लेकिन शुरू में उन लोगों को जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी थे, उनको ब्रिटिशर्स को इसमें भी रखा गया था, और क्लर्क्स भी थे ब्रिटिशर्स के, और फैक्टर्स भी थे। ओके, एवरीबडी राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अपेरेंटाइज लिव इन द फैक्ट्री। ओके, तो सब लोग देखो, वो लीडर से लेकर प्रेसिडेंट यानी कि लीडर जो था कंपनी का, वहां से लेकर जो अपेरेंटाइज थे, जो छोटे लड़के थे जो ट्रेनिंग में थे, उन लोगों को सबको कहाँ रहना होता था, फैक्ट्री में ही रहना होता था। ऑल वर प्रोवाइडेड फूड बाय द कंपनी मेस, सबको कंपनी से ही फूड मिलता था। ओके, दे वर परमिटेड टू ट्रेड वेरियस कमोडिटीज। ओके, तो उन लोगों को था अलाउ कि तुमको जो बेचना है सबका सब तुम लोग बेच सकते हो, एक्सेप्ट इसके अलावा जो उन लोगों को बैन किया गया था, सच एज उन लोग टेक्सटाइल नहीं बेच सकते थे, इंडिगो नहीं बेच सकते थे, स्पाइसेस, वूल, लीड, कोरल्स, आइवरी एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीजें के अलावा वो जो चाहे वो सब वो सेल कर सकते हैं। ओके, सो द कंपनी स्टार्ट बिल्डिंग फोर्ट्स इन इंडिया एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। और
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बहुत से फोर्ट्स बनाए इंडिया में। उन लोगों की जैसी जैसी स्ट्रेटेजी होती थी, जहाँ पर जो सेल करना है, जहाँ से सामान लाना है, जहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, उस हिसाब से उन लोगों ने पूरा फोर्ट्स तैयार किया था, ताकि वो फोर्ट्स में वो लोग अपना स्टोर रूम, फोर्ट्स को एज ए स्टोर रूम भी यूज कर सके। दे बिल्ट अ फोर्ट एंड अ फैक्ट्री इन चेन्नई। ओके, तो उन लोगों ने चेन्नई में अपना फोर्ट्स भी बनाया, फैक्ट्री भी बनाया। द फोर्ट वॉज नेम एज फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, उस फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब मिंट वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश इन चेन्नई। अब मिंट ये वाला समझना कि माउथ फ्रेशनर, मिंट क्या होता है? जिसमें मेटल्स डालते हैं और उसमें से कॉइन्स बन के निकल के आते, तो उन लोगों ने वो भी स्टैब्लिश किया था चेन्नई में। ओके, द ब्रिटिश इशूड देयर ओन कॉइनेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, एलॉयज एंड कॉपर फ्रॉम दिस मिंट। और ब्रिटिशर्स ने अब क्या किया कि अपना उन लोगों ने खुद का ही कॉइन निकाल दिया, मतलब पूरी कंट्री में बस यही कॉइन चलेगा, दूसरा नहीं। वो कौन कौन से कॉइन थे? देखो, गोल्ड के कॉइन थे, और सिल्वर, और एलॉयस क्या होता है? देखो, जो 2-4 मटेरियल से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? एलॉयस। ओके, जो 2-4 मटेरियल से मिलकर मेटल बनता है उसको बोलते हैं एलॉयस। तो ब्रिटिशर्स ने गोल्ड के कॉइन निकाले, सिल्वर कॉइन निकाले, एलॉयस कॉइन निकाले और कॉपर के कॉइन निकाले। ओके, किसके थ्रू? ये मिंट का यूज करके उन लोगों ने अपने सारे कॉइन्स बना दिए, और कंट्री में वही चलता था, बस वही अलाउ था, इसके अलावा कोई भी कॉइन अलाउ नहीं था। जो ब्रिटिशर्स ने निकाला है, जो ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया है, अपना कॉइन इशू किया, उसको ही यूज करना सबको। ओके, In 1661, Charles II, the King of England, was engaged to Braganza, the Princess of Portugal. तो 1661 में चार्ल्स सेकंड जो था, जो कौन था? इंग्लैंड का किंग था, उसकी शादी हो गई पोर्चुगीज की प्रिंसेस से। ठीक है, पोर्चुगल की प्रिंसेस जो, जिसका नाम क्या था? ब्रेगेंजा से। तो ब्रेगेंजा के फादर जो कौन था? पोर्चुगल का किंग था, उसने मुंबई के आइलैंड्स किसको दे दिया? चार्ल्स टू को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो क्या है? उसका सन इन लॉ है। सो अब्राहम शिपमैन, एन इंग्लिशमैन, वाज असाइंड 500 soldiers and was appointed as a governor of Bombay. So अब्राहम शिपमैन जो था उसको 500 soldiers दे दिए गए और उसको एज अ गवर्नर ऑफ बॉम्बे अपॉइंट कर लिया गया। ओके, इन 1665 मुंबई वॉज फुली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। 1665 में मुंबई पूरी तरह से किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। मुंबई कंप्राइज 7 आइलैंड्स। मुंबई के पास 7 आइलैंड्स थे। कौन कौन से? माहिम, परल, वडाला, वर्ली, शायन एंड मजगा। ओके, चार्ल्स टू लीज द मुंबई टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज द एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स मेंटेनेंस एक्सीड देन द इनकम अर्न फ्रॉम इट। तो चार्ल्स टू जो था, जिसको गिफ्ट में मिला था ये सारे आइलैंड्स, ये इसने थोड़े समय के लिए, ठीक है, लीज यानी कि कुछ टाइम के लिए, किसको ये दे दिया था? सारे आइलैंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि जो इसका मेंटेनेंस था, ठीक है, जो इसमें खर्चा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा था। जितना चार्ल्स टू इससे कमा भी नहीं पा रहा था, उतना उसको इसमें मेंटेन करने को लग रहा था। इसीलिए उसने क्या किया था? अपनी ये सारे आइलैंड्स किसको दे दिया था? कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन 1669 द कंपनी अपॉइंटेड सर जॉर्ज ऑक्जेंडर एज गवर्नर ऑफ सूरत एंड कमांडर इन चीफ ऑफ मुंबई। तो 1669 में द कंपनी अपॉइंटेड जॉर्ज, यानी कि द ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट कर लिया किसको? जॉर्ज ऑक्जेंडर को एज अ गवर्नर ऑफ सूरत। ठीक है, और क्या इसे चीफ कमांडर भी बना दिया गया मुंबई का। अ ब्रिटिश मिंट वॉज एस्टैब्लिश इन मुंबई एंड कॉइन ऑफ सिल्वर, कॉपर, जिंक वर इशूड फ्रॉम देयर। और यहाँ पर भी उन लोगों ने अपना मिंट स्टैब्लिश कर लिया। मिंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वो एक ऐसी चीज होती थी जो कॉइन बनाने को यूज आता था, उसमें मेटल्स डालते थे और क्या आता था? उसमें से कॉइन्स आता था। तो उन लोगों ने अपना सिल्वर और कॉपर और जिंक का कॉइन भी यहाँ पर भी मुंबई में भी इशू कर लिया। ओके, और इसी वजह से जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स कौन थे? ट्रेडर्स और आर्टिसंस, यानी कि जो कॉइन्स बनाने वाले होते, ठीक है, जो कलाकार बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं, जो हाथ से सारे काम करते हैं अपने, ठीक है, मशीन से नहीं। तो वो और मर्चेंट्स ये सारे यहाँ पर आके सेटल डाउन हो गए मुंबई में कि शायद हमारा यहाँ पे ट्रेड बढ़ जाए। मर्चेंट्स ने सोचा, और आर्टिसंस को, कोई आर्टिस्ट है वो उसको कोई अपॉइंट कर ले बनाने को, इसीलिए वो सारे क्या हो गए? यहाँ पर सेटल हो गए मुंबई में। द कंपनी हैड 5-6 small ships and around 300 soldiers to ensure the security of Mumbai. These soldiers were given guns and swords. ठीक है, तो ये कंपनी के पास 5-6, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 5-6 स्मॉल शिप्स थी और 300, मतलब थी तो बहुत थी, लेकिन मुंबई की सिक्योरिटी में इन लोगों ने 5 से 6 शिप्स लगाई थी और 300 सोल्जर्स थे, ताकि तुम लोग मुंबई की सेफ्टी का ध्यान रखो। और ये जो सोल्जर्स थे उनको गन्स और वेपन्स दिए गए थे सारे। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे डच 3.3 डच। इन 1602 several Dutch companies come together to form a company named
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो 1602 में बहुत सी डच की जो कंपनीज थी वो सब इकट्ठे और उन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। द डच गवर्नमेंट इशूड अ लाइसेंस टू द कंपनी टू कंडक्ट ट्रेडिंग विद द ईस्टर्न कंट्रीज। और जो डच का गवर्नमेंट था उन लोगों उस डच के गवर्नमेंट ने इन लोगों को, इन कंपनीज को क्या दे दिया था, लाइसेंस की, ठीक है तुम अपनी ट्रेडिंग, अपना ट्रेड कहाँ करो, ईस्टर्न कंट्रीज में करो, तुमको ये परमिशन है। द सेम लाइसेंस परमिटेड देम टू अपॉइंट स्टाफ। उन लोगों को ये भी बोला तुमको जो स्टाफ चाहिए तुम अपॉइंट कर सकते हो, तुम अपनी फैक्ट्रीज बना सकते हो, तुम अपने फोर्ट्स बना सकते हो, और अगर ये ईस्टर्न कंट्रीज वाले प्यार से ना माने तो तुम इनके साथ बैटल भी कर सकते हो, इनसे लड़ झगड़ भी सकते हो। एंड ऑल्सो साइन ट्रीटीज विद देम। और अगर ये लोग अच्छे से मान जा रहे, कुछ तुमको चाहिए इनसे और तुम उनसे मांग रहे हो, तुम उनको थोड़ा सा लालच देके तुम उनसे अपने सेटल कर सकते हो एग्रीमेंट, ओके। अकॉर्डिंगली द कंपनी अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल टू टेक केयर ऑफ इंडियन अफेयर्स, ओके। तो उन लोगों ने बाद में क्या किया कि जो इंडियन अफेयर्स थे उसके लिए, उसको सारी चीज मैनेज करने के लिए गवर्नर जनरल भी अपॉइंट कर लिया था। By the middle of the 17th century, the company had established Dutch colonies and factories right from the eastern coast of Africa to Japan. ठीक है, तो देखो 17th सेंचुरी में डच ने अपनी कॉलोनी और फैक्ट्रीज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर जापान तक की बना ली थी। इट कंप्रेसेस द प्रेजेंट डे, और आज की डेट में ये कहाँ पर है, द रीजन ऑफ मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका में है, येमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, सियाम, वाइटमैन, लोअस, कंबोडिया, ताइवान, चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। यानी कि ये सब किसके पास था, जितना भी हम लोगों ने अभी सब पढ़ा है ये सब डच के पास था, ओके। द डच बिल्ट वेरियस बिल्डिंग्स इन द प्रीमिसेस ऑफ देयर फैक्ट्रीज एंड आल्सो फोर्टिफिकेशन वॉल्ड अराउंड देम। तो डच ने अपने बहुत सी बिल्डिंग के आगे, प्रीमिसेस जो थे उन लोगों की बिल्डिंग का एरिया था जहाँ पर उन लोगों की फैक्ट्रीज थी, उसके आसपास बहुत से फोर्टिफिकेशन यानी कि प्रोटेक्शन के लिए वॉल्स बना लिए, ओके। और वो वॉल्स क्या थे, कैसे थे, दे इंस्टॉल्ड कैनन्स ऑन दी फोर्टिफिकेशन वॉल फॉर सिक्योरिटी, ओके। तो उन लोगों ने अपने बहुत से ऐसे होते हैं कि डिफिकल्टी हो किसी को भी अंदर घुसने की, ऐसे बहुत सी चीजें उन लोगों ने अपने वॉल्स में लगाई थी। द डच ऑल्सो हैड नेटिव पीपल इन देयर स्टाफ। डच के जो नेटिव पीपल थे, जो ओरिजिनली डच से बिलोंग करते थे, वो भी उन लोगों के स्टाफ में थे, यानी कि उन लोगों की कंपनी में वर्कर्स थे। दे एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1602 एट पेटापुली इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट, ओके। लोगों ने अपनी फर्स्ट कॉलोनी कहाँ बनाई थी, पेटापुली में। देयर अदर फैक्ट्रीज वर बिल्ट इन मछलीपट्टनम, पुलिकट, त्रिपुरापल्ली, पोर्ट नोवा, कैरिकल, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, चिंचुरा, थक्का, कंबायत, सूरत एंड नागपट्टनम, ओके। ये सारी जगह उन लोगों की क्या थी, फैक्ट्रीज थी। ये सारे एक्चुअली तमिलनाडु के हैं, इसीलिए इतने हम लोगों को डिफिकल्ट हो रहे हैं पढ़ने में, ओके। दे ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम दी विजयनगरा कोर्ट एंड बिल्ड फोर्ट्स इन तेलिकट एंड नागपट्टनम, ओके। लोगों ने अपना पुलिकट और नागपट्टनम में भी बना लिया था फैक्ट्रीज। लेटर दे डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड एक्वायर्ड द फोर्ट ऑफ कोची, कोडुंगलर, कन्नूर एंड कोलम, ओके। और उन लोगों ने बाद में पोर्चुगीज को हरा दिया और जो पोर्चुगीज की थी फोर्ट्स उसको भी ले लिया था। कौन कौन से फोर्ट्स, कोची, कोडुगल, कन्नूर एंड कोलम। दे ऑल्सो अपॉइंटेड मोनोपोली इन ब्लैक पेपर ट्रेड, ठीक है। ब्लैक पेपर ट्रेड में उन लोगों को मोनोपोली मिल गई थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन बेच सकता है, ये कंपनी वाले, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया वाले, ओके। बाय एंटरिंग अ ट्रीटी विद द किंग ऑफ कोची, ठीक है। उन लोगों ने एक ट्रीटी साइन की थी किंग ने कि तुमको ही सिर्फ है ये राइट कि तुम ही ब्लैक पेपर बेच सकते हो, डच वाला, ओके। एट द बिगिनिंग of the 17th century, the Dutch naval force was very strong, okay। 17th सेंचुरी की शुरुआत में ही डच का बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स था। जैसे कि हमने देखा है कि उन लोगों ने कितनी सारी जगह अपनी कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज बनाई थी, इतने सारे नाम हमने पढ़े, ओके। तो उनकी नेवल फोर्स तो स्ट्रॉन्ग होगी, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। एट द गिवन मोमेंट दे कुड डिप्लॉय एट लीस्ट 20 वॉरशिप्स एंड आर्मी ऑफ 3-4,000 सोल्जर्स। तो वो लोग, उनका नेवल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कैसे भी वॉर हो, कहीं पर भी हो, वो लोग किसी भी टाइम पे अपने 20 वॉरशिप्स को बुला सकते हैं और 3 से 4 हजार सोल्जर्स ला सकते हैं। किसी भी मूवमेंट पे अपने 20 वॉर्स को अरेंज कर सकते हैं, 20 वॉरशिप्स को अरेंज कर सकते हैं और 3-4,000 सोल्जर्स को बुला सकते हैं, ओके। द मुगल, आदिल शाह एंड कुतुब शाही शिप्स वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द डच। मुगल्स को, आदिल शाही एंड कुतुब शाही लोगों को भी क्या होता था, उन लोगों से लाइसेंस लेना पड़ता था डच वालों से। इफ एनी शिप वाज लॉन्च विदाउट अ लाइसेंस इट वाज सीज्ड बाय डच। कोई भी बिना लाइसेंस के शिप अपनी लाता था
सी में, तो उसको क्या होता था, उसकी शिप सीज कर ली जाती थी, यानी कि लूट ली जाती थी। किसके द्वारा? डच लोग उसकी पूरा शिप कॉन्क्योर कर लेते थे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे 3.4 फ्रेंच। In 1664, French East India Company was established with the initiative of Jean-Baptiste Colomb, the French finance minister to the King Louis XIV। तो देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1664 में। और इसे बनाया किसने था? जीन बैप्टाइस्ट कोलबर्ट ने। ये कौन था? जब लुइस किंग 14 का रूल था तो ये फाइनेंस मिनिस्टर था। ओके, फ्रेंच का ये फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। The company was given the authority to trade with eastern countries to maintain army and navy and also exemption from taxes। तो देखो, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास ये राइट था कि वो अपना ट्रेड कहाँ कर सके? ईस्टर्न कंट्रीज में कर सके, और वो अपनी आर्मी और नेवी मेंटेन कर सके। ठीक है, और उसको जो टैक्सेस देने होते थे दूसरे लोगों को, जैसे कि पोर्चुगीज और बाकी लोगों को टैक्सेस देने होते थे, उस पर उसको छूट थी। ठीक है, एक्सेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस से छूट था, वो टैक्सेस से फ्री था। द कंपनी वॉज ऑल्सो गिवन द अथॉरिटी टू एंटर अ वॉर और अ ट्रीटी विद द ईस्टर्न रूलर्स। और इस कंपनी के पास भी जैसे सबके पास था कि तुमको अगर कोई प्यार से ना माने, कोई रूलर वहां का नाटक करे, तो तुमको उससे बैटल करने का अधिकार है। तो इधर भी फ्रेंच वालों को भी क्या था? फ्रांस वालों को भी बोला गया था कि तुम कर सकते हो बैटल्स किसी से भी, और अगर वो लोग तुमको, जैसे कि वो लोग बोले कि हम तुम इतना इतना पे करो और हम तुमको ये दे देंगे, ये लैंड दे देंगे हमारा, तो तुमको ऐसे करना है, यानी कि ट्रीटीज यानी कि एग्रीमेंट्स भी तुम मुझसे करो, और अगर जरूरत पड़ती तो उनसे बैटल्स भी करो। इन 1666 द कंपनी सेंट ए डिप्लोमेट कॉन्टिजेंट टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब एंड ऑब्टेन द परमिशन टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन सूरत। तो 1616 में फ्रेंच वालों ने क्या किया था? फ्रांस वालों ने डिप्लोमेट भेजा था अपने औरंगजेब की कोर्ट में। ओके, और उन लोगों को वहां से परमिशन मिल गई कि तुम लोग अपनी फैक्ट्री सूरत में बना सकते हो। और फर्स्ट फैक्ट्री जो थी सूरत में, वो कब स्टैब्लिश हुई? फ्रेंच वालों की 1668 में। देन द फैक्ट्रीज एट पौंडीचेरी, उसके बाद सूरत के बाद कहाँ पे बनी फैक्ट्री? पौंडीचेरी में, चंद्रनगर में, क्या ये एक सेकेंड, माहे में, करिकल एंड मच्छीपट्टनम में। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रेंच वॉर फाइटिंग विद द कुतुबशाही रूलर एंड द डच। और उस टाइम पे जब देखो इन लोगों की फैक्ट्रीज बने जा रही है फ्रांस वालों की, ऑन द अदर हैंड इन लोगों के बैटल्स भी चालू हुए कुतुबशाही रूलर से और डच वालों से। ओके, पौंडीचेरी वॉज द मेन सेंटर ऑफ द फ्रेंच ऑपरेशंस। तो पौंडीचेरी ही सबसे मेन सेंटर था, वहीं से सारी चीजें मैनेज होती थी इन लोगों की ट्रेड की। ओके, इट वॉज रूल्ड बाय द नवाब ऑफ कर्नाटका। और पौंडीचेरी जो था वो किसके अंडर में था? नवाब के कंट्रोल में था। द मेंबर्स ऑफ द नवाब फैमिली वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ फॉर द थ्रोन। तो अब जो नवाब की फैमिली मेंबर्स थे उन लोगों के आपस में ही बैटल शुरू थे। क्यों? क्योंकि सबको क्या चाहिए था? रॉयल सीट चाहिए था, और इसीलिए वो लोग आपस में ही अपनी फैमिली में ही लड़ रहे थे। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच स्टार्ट इंटरवेंटिंग इन द मैटर। अब हम लोगों ने देखो शुरू से अगर हम पढ़े याद करें तो हम लोगों ने 4 लोगों का पढ़ा जिनकी मेन कंपनी थी ईस्ट इंडिया में। किसका किसका था? फ्रेंच का था, और पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश। तो देखो पोर्चुगीज का हमने ये भी पढ़ा है कि पोर्चुगीज का जो किंग था उसकी बेटी की शादी हो गई थी चार्ल्स II से। ठीक है, चार्ल्स II कौन था? इंग्लैंड का राजा था। और पोर्चुगीज का राजा जो था उसकी बेटी की शादी हो गई थी चार्ल्स II से। ओके, अब पोर्चुगल के राजा ने क्या दे दिया था उससे चार्ल्स II को? यस, उसने पूरे जो मुंबई में आइलैंड थे उसने किसको दे दिया था? अपने सन इन लॉ को गिफ्ट कर दिया था। ओके, तो ऐसे तो पोर्चुगीज साइड ही हो गया था इस रेस से। ओके, और जो डच था, ठीक है, डच भी बहुत ही बुरी तरह से बैटल ऑफ कोलाचल में हार गया था। ठीक है, एक बैटल हुई थी बैटल ऑफ कोलाचल, वो आप लोगों को इस बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन ये थोड़ा आपके सिलेबस का बाहर का। लेकिन इसी वजह से क्या हुआ था कि डच क्या किया था, उसने इंडिया छोड़ के चला गया था, उससे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया गया था, और वो कहाँ सेटल हो गया था? इंडोनेशिया वगैरह में। ओके, तो ऐसे तो पोर्चुगीज और डच तो साइड ही हो गया। तो अब बचा कौन था? फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। तो इन लोगों के आपस में बहुत बैटल्स हो रहे थे, क्योंकि यही दोनों अब एक दूसरे के कंपटीशन था, बाकी सब चले गए थे। ओके, सो इसी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों में 3 बैटल्स हुए। ओके, किसमें? फ्रांस और ब्रिटिशर्स में 1744 से लेके 1763 CE में। ओके, और ये बैटल्स को क्या बोला जाता है? कार्नेटिक वॉर्स। इसमें क्या हुआ था कि देखो पहले ब्रिटिशर्स ने ना फ्रेंच की शिप पे अटैक किया था। ओके, अब फ्रेंच ने बोला कि तुमको हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और फ्रेंच ने उसको अटैक बैक किया, और ऐसे ही करते करते ये लोगों के पूरे 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। ओके, फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन दी थर्ड बैटल, और थर्ड बैटल में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच वालों को हरा दिया। ओके, फ्रांस वालों को हरा दिया। विद द डिफीट ऑफ द फ्रेंच देयर वॉज नो यूरोपियन राइवल लेफ्ट इन इंडिया फॉर द ब्रिटिश।
अब देखो पोर्चुगीज तो चला ही गया, उसने अपनी बेटी की शादी कर दिया है और उसने ये छोड़ के चला ही गया ये ईस्टर्न इंडिया की ईस्टर्न कंट्रीज की ट्रेड की रेस, ओके। और उसके बाद डच भी हार गया था, तो डच भी अपनी दूसरी जगह सेटल हो गया था और अब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच वालों को भी हरा दिया। तो सबके सभी रास्ते से हट गए, सिर्फ और सिर्फ कौन बच गया? अब किसकी सुप्रीमेसी है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी है इंडिया में, ओके, और वेस्टर्न कंट्रीज में। सो कोई भी दूसरा नहीं बचा था यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, सब चले गए थे कैसे ना कैसे, जैसे हमने पढ़ा। इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेसिस्टेंस टू द फॉरेन पावर्स इन इंडिया पुट बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने फॉरेन पावर्स से कैसे फाइट बैक किया था, उनसे कैसे बैटल्स लड़े थे और उनको कैसे इंडिया से भगाया था, ओके। सो हमने ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरा पढ़ लिया। अगर आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो मैंने ऑल चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बनाया है, मैंने हर एक चैप्टर सॉल्व किया, आप लोग वो देख सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।